Hello students, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है ये, तो जाहिर सी बात है हम आज इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का परिचय आज हम बिल्कुल डिटेल में जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। अगर आपकी शिकायतें हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, स्कूल में इकोनॉमिक्स जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो हमें समझ में नहीं आता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सही जगह पे आए हो, बस एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स का जो बोरिंगपन है, इकोनॉमिक्स जो बोरिंग लगती है आपको, वो कभी बोरिंग नहीं लगी। एज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप इसको फील करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इकोनॉमिक्स को समझ पाओगे। आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में आज समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स में जितने भी शब्द यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, जो कि थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स, आप चाहे किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे 11th-12th में पढ़ो, 9th-10th में पढ़ो, या बीए में पढ़ो, बीकॉम में पढ़ो, बीबीए में पढ़ो, किसी भी लेवल की आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज होता ही रहता है। अगर वो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, तो क्या आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी समझ में नहीं आएगी। तो आज सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक वर्ड जानेंगे, फिर हम स्विच करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद फिर और कुछ बेसिक वर्ड्स जानेंगे हम, जिससे आपको इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सम बेसिक टर्म्स, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रूप में बना, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से कुछ और बेसिक टर्म्स का यूज करेंगे हम, जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर क्लास 11th एंड 12th, बट दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बीए प्रोग्राम और बीकॉम, बीबीए एंड सीए सीपीटी ऑल्सो। ठीक है, इन सभी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। और अब तो CUET का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होने लगा है। अगर आप जो है एंट्रेंस देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोई भी, या बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो या बीकॉम करना चाहते हो, तो उसमें इकोनॉमिक्स आती ही आती है। तो CUET के लिए भी कुछ इसमें मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप करोगे या आधी अधूरी छोड़ दोगे तो वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जिनकी हेल्प से हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इजीली समझ पाएंगे। वीडियो जो है दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला टर्म जो है वो है रिसोर्स। रिसोर्स सबसे पहले इसलिए लिया है मैंने क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स की जड़ जो है, पूरे इकोनॉमिक्स की जो नींव जो रखी गई है वो रिसोर्स के ऊपर ही रखी गई है। आज जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो इसी की देन है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में। रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे टेंशन ना लें कि अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन इधर नहीं लिखा हुआ है तो मैं तो मुँह ज़बानी बोल दूंगा या साथ साथ में लिख दूंगा। ठीक है, तो दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है आज का लेक्चर, तो एंड तक ज़रूर देखना बस। ठीक है, तो रिसोर्स सबसे पहले इसलिए लेके आया है क्योंकि रिसोर्स ही पूरी इकोनॉमिक्स की जड़ है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में क्या है, संसाधन ही है। तो इकोनॉमिक्स में रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तो चलिए जानते हैं रिसोर्स क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू, ऐसी हर एक वस्तु जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसका कोई मूल्य होता है, इज कॉल्ड रिसोर्स। उसे क्या बोला जाता है, संसाधन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाटर हो गया, पानी, पानी का महत्व होता है, पानी कीमती होता है हम सब के लिए, इसलिए पानी को संसाधन बोलेंगे। मनुष्य, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों, क्योंकि अन्य जितने भी संसाधन हैं, अदर रिसोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो मेटल्स हो गया आपका, सोना चांदी, लोहा, पीतल, ये जितने भी मेटल्स होते हैं, इनका जो यूज करता है कौन करता है, मनुष्य ही तो यूज करता है। मनुष्य ही इनका यूज कर पाता है, इसलिए ही इनकी वैल्यू है। और इनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि मनुष्य इनकी डिमांड करता है। अगर कोई इनकी डिमांड ही नहीं करेगा तो ये यूजलेस है। ठीक है,
जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ट्रीज, ये सारे क्या है, संसाधन हैं। और मनुष्य है, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ह्यूमन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि अन्य संसाधन अपना प्रयोग अपने आप नहीं कर पाएंगे। अदर रिसोर्सेज कैन नॉट यूज देमसेल्व्स, ठीक है, बट ह्यूमन कैन यूज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड यूज अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। मनुष्य जो है अपना प्रयोग खुद तो कर पाएगा ही, लेकिन अन्य रिसोर्सेज का भी, अन्य जो संसाधन है उनका भी प्रयोग कर पाएगा। तो मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो ये तो बात रही संसाधन क्या होता है। अब संसाधन प्राकृतिक होते हैं और क्या बोलते हैं, मैन मेड होते हैं। इन सब को डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी के फील्ड में चला जाएगा। हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से संसाधनों को पढ़ रहे हैं। तो ये तो जाना हमने संसाधन क्या होता है। ऐसी हर एक वस्तु जिसका कोई मूल्य होता है उसे संसाधन कहा जाता है। एनीथिंग विच हैज वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं फीचर ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो संसाधनों की विशेषताओं को हम डिटेल में जानेंगे। तो दे आर स्कॉर्स। फर्स्ट फीचर जो है, पहला विशेषता क्या है कि दे आर स्केयर्स। स्केयर्स को क्या बोलते हैं, लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, ये स्केयर्स हैं, बहुत ही ज्यादा सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, तो लिखेंगे हिंदी में, ये सीमित मात्रा में होते हैं। चाहे वो कोई सा भी संसाधन हो दुनिया का, सभी क्या है, सीमित मात्रा में होते हैं, मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो संसाधनों की पहली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये सीमित मात्रा में, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मेटल्स हो गई आपकी, जैसे सोना, चांदी और लोहा होगा, ये अधिक मात्रा में है लेकिन फिर भी सीमित हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और लोगों की इतनी डिमांड ज़्यादा है, इतनी इच्छाएं हैं कि उनके लिए ये सब कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो यही इसकी पहली विशेषता है कि दे आर लिमिटेड, दे आर स्केर्स, ये सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो, इनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव हैं। ठीक है, एक ही प्रयोग संभव नहीं है, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, पेड़ हो गया, जैसे पेड़ के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, उससे पेपर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है। ऐसी धातुएं हो गई, अलग अलग प्रकार के कामों में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया। मनुष्य कितने काम करता है आज के टाइम पे, ह्यूमन बहुत सारे काम करता है। हर एक एक्टिविटीज में जो है मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो, इनका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है, इनका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। ठीक है, अगर कोई हिंदी में गलती हो जाए तो इसको इग्नोर कर देना, मुझे थोड़ा हिंदी कम आती है। संभव है। ठीक है, ये साथ साथ में आप या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या साथ साथ में लिखते रहना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने बात करी थी रिसोर्स की। तो एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी हर एक वस्तु जिसका कोई मूल्य होता है उसे संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद बात करी हमने विशेषताओं की। संसाधन की मोटे तौर पे दो विशेषता होती है कि ये सीमित मात्रा में होते हैं और दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो, इनका क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। इनके एक से ज़्यादा प्रयोग होते हैं। सपोज धन ले लीजिए आप, मनी ले लीजिए, मनी के बहुत सारे यूजेज हैं। सपोज आई हैव 10 रुपीज़। ठीक है, अब मैं उसको चाहे चिप्स खा लूँ उसके, चाहे मोमोज खा लूँ, चाहे उसका पैन ले लूँ, बहुत सारे प्रयोग है ना उसके। तो इसीलिए ये जो दो विशेषता हैं, इसीलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम इनका यूजेज एक सेंसिबल वे में करें, एक जुडिशियस वे में करें। ठीक है, समझदारी से करें, क्योंकि एक सीमित मात्रा में होते हैं। जैसे पानी सीमित है तो हमें इसका यूज जो है जुडिशियस वे में करना चाहिए, बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, ताकि हमारे लिए तो ये बचे ही रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचा ही रहे। तो यही प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, आगे आएगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने जान लिया रिसोर्स के बारे में डिटेल में। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक मिनट, पहले मैं इरेज कर देता हूं उसको। सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से लिंक रहेंगे, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज इनको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की आर्थिक समस्या क्या है एंड व्हाई डज इट अराइज, और ये क्यों अराइज होती है, क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं। द प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्केयर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज।
ऐसी समस्या जो सीमित संसाधनों से संबंधित है। हिंदी में ये लिखा नहीं है मैंने, आप जो है नोट करते रहना, मैं बोल रहा हूँ। द प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसी समस्या जो सीमित संसाधनों से संबंधित समस्या होती है उसी को क्या बोला जाता है? आर्थिक समस्या बोला जाता है। आर्थिक जो वर्ड है वो सीमित संसाधनों से संबंधित होता है, ठीक है। आर्थिक का मतलब जरूरी नहीं है धन से हो, वो संसाधनों से संबंधित होता है, और संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अब सीमित होने के कारण जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ठीक है, उसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, आर्थिक समस्या बोलते हैं। तो द प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसी समस्या जो सीमित संसाधनों से संबंधित होती है, इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसी को सीमित क्या बोलते हैं? आर्थिक समस्या बोलते हैं। एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाई डिज इट अराइज, ये क्यों उत्पन्न होती है? एंड इट अराइजेज बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे जो संसाधन है, वो क्या है? सीमित मात्रा में है, इसलिए प्रॉब्लम पड़ती है लोगों को। वाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जबकि जो ह्यूमन की वांट्स हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। हमारे पास पैसा थोड़ा सा है और इच्छाएं जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास पानी थोड़ा सा है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं कि पानी ज़्यादा हो। जैसे राजस्थान में आप प्रॉब्लम देख सकते हो, अदर जो सूखे एरियाज हैं उनमें आप देख सकते हो कि पानी जो है सीमित मात्रा में, लेकिन उनको तो पानी चाहिए भाई। मेटल्स भी, सोना कौन नहीं चाहता आज के टाइम पे? सोना हो गया आपका, कोई भी मेटल्स हो गया, बहुत लिमिटेड मात्रा में होते हैं। कोयला हो गया लिमिटेड मात्रा में, पेट्रोल है लिमिटेड मात्रा में, लेकिन हमारी वांट्स तो बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और संसाधन बहुत कम है, इस कारण से इनके बीच में बैलेंस नहीं बन पाता है, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसी समस्या को हम आर्थिक समस्या बोलते हैं, और यही समस्या के कारण आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसी समस्या को हम इकोनॉमिक्स में सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो यही जो मेन जड़ क्या है इकोनॉमिक्स की? आर्थिक समस्या। और आर्थिक समस्या किससे संबंधित थी? रिसोर्स से, क्योंकि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड मात्रा में। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी पूरी जड़ क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड मात्रा में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को आज पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसी समस्या जो सीमित संसाधनों से संबंधित होती है, उस समस्या को क्या बोला जाता है? आर्थिक समस्या बोला जाता है। और ये क्यों उत्पन्न होती है? एंड दिस अराइजेज बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे संसाधन क्या है? सीमित हैं। वाइल जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जबकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो असीमित हैं। संसाधन सीमित हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं, ठीक है। एंड हेंस वी हैव टू फेस दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसी कारण से हमें इस आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन में ऑल्सो बी आस्क्ड दैट व्हाई डू वी फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम आर्थिक समस्याओं का सामना क्यों करते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ये तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, क्योंकि हमारे संसाधन क्या है? सीमित है, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए हम इस समस्या को क्या करते हैं? फेस करते हैं। तो आई होप आपको ये इकोनॉमिक्स की जड़ पता चला होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब आप अच्छे तरीके से लायक बन गए हो कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझ पाओ। तो सबसे पहले तो इसका ओरिजिन समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये आया कहाँ से। तो द टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। तो जो टर्म है इकोनॉमिक्स वो तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये ड्राइव कहाँ से किया गया है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ओइकोनोमिया से। इकोनोमिया का मतलब क्या होता था? विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, किस तरीके से घर को मैनेज किया जाए, ठीक है, गृहस्थी को कैसे चलाया जाए। घर में जितनी भी समस्याएं होती थी, जैसे घर में इनकम आती है, आप सभी के घर में भी इनकम आती है, तो मम्मी पापा यही सोचते हैं ना कि इतने बजट में हम कैसे कैसे खर्चा पूरा करेंगे, किस तरीके से इस बजट का अच्छे तरीके से प्रयोग करें कि हमारी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाएं और कुछ सेविंग भी हम कर पाएं फ्यूचर के लिए। तो इसी तरीके से उस समय पे आर्थिक समस्याएं जितनी होती थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी होती थी घर की, उसको इसके अंदर स्टडी किया जाता था ग्रीक के अंदर। तो वहीं से इस इकोनॉमिक्स वर्ड को ड्राइव किया गया इकोनोमिया से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इकोनॉमी का मतलब होता था घर का प्रबंधन, घर का प्रबंधन, प्रबंध कैसे करें, मैनेजमेंट उसका कैसे करें, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो समस्याएं बढ़ती गई, तो घर की समस्याओं को सॉल्व करने के बाद उन्होंने सोचा, फिलोसफर जितने भी दार्शनिक होते थे वहाँ पे ग्रीक में बहुत ही बड़े बड़े दार्शनिक रहे हैं, अरिस्टोटल हो गया जैसे,
अरिस्टोटल का जो गुरु था वो प्लेटो था। ये दो बहुत ही बड़े दार्शनिक रहे हैं, वहाँ पे फिलोसफर रहे हैं ग्रीक के। तो इन्होंने जो है घर की समस्याओं के बाद गांव की समस्याएं जो होती हैं, गांव हो गए, गांव की समस्याओं को विलेज लेवल पे इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करा। फिर सिटी लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करा। फिर ऐसे ही ये जो है आने वाले जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, ये ज़रूरी नहीं है ग्रीक में ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने जो है आर्थिक समस्याओं को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कंट्री लेवल पे और तो और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, पूरे विश्व की जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सभी को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता गया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर अस, केवल हमारे लिए ही नहीं सीमित है, हर कंट्री के लिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। तो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के उभर के आया है। तो ये था कुछ बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगे इसका चलन कैसे हुआ। तो एडम स्मिथ जो कि एक 18th सेंचुरी के स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे ये, जो कि एक फिलोसफर भी थे एंड ऑथर भी थे। इट इज़ ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आज जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उनका जो जनक है वो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को ही माना जाता है। तो 1 मार्क्स में CUET में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो किसको माना जाता है, ठीक है, तो एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और 18th सेंचुरी में ये जो 1700 वाला साल चल रहा था, 1701 से लेके 1799 तक, ठीक है, तो ये जो ईयर होता है इसको 18th सेंचुरी बोलते हैं। उस टाइम पे ये स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, इसका भी आप नाम ध्यान रख लो, 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस। उस बुक का नाम पूछ लेते हैं, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, ठीक है, इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, कौन से ईयर में? 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जितनी भी समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस बुक का नाम पूछा जा सकता है। एडम स्मिथ बहुत ही ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट थे 18th सेंचुरी के, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया आचार्य चाणक्य, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, ठीक है। आचार्य चाणक्य की बात करें तो ये जो आचार्य चाणक्य हैं इनका जन्म हुआ था 375 BC में, बिफोर क्राइस्ट। ये जो मैंने अरिस्टोटल बताया था ग्रीक वाला, उसी के टाइम के थे ये बिल्कुल, लेकिन ग्रीक वेस्टर्न कंट्री में है और ये हमारे इंडिया की कंट्री में थे। तो इन्होंने भी अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, गूगल करके देख लेना, अर्थशास्त्र नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी ये मौर्य काल के टाइम पे, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके अंडर में काम करते थे, एक टाइप से ये एक एंशिएंट टीचर थे, एंशिएंट इंडिया में एक टीचर थे, गुरु का काम करते थे, लेखक भी थे, एक दार्शनिक भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, ज्यूरिस्ट, न्याय देने का काम करते थे, और रॉयल एडवाइजर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राजपाट में जितने भी एडवाइस लेते थे वो इन्हीं से लेते थे। एक टाइप से जो IAS ऑफिसर होते हैं उनसे भी बड़ी पोस्ट आप इनकी मान सकते हो, मतलब बिल्कुल सेक्रेटरी मान सकते हो आप, प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी होते हैं उसी टाइप के इनकी एक पोस्ट थी, जो राजा को एडवाइस करते थे और उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब राजा एक टाइप से सारे जो काम करता था वो इन्हीं से पूछ पूछ के करता था, और उन्हीं की वजह से ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश को हरा के अपना जो वंश है मौर्य वंश को स्थापित कर पाया था। तो ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, तो इनको मैं क्या बताऊं, बहुत ही आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो आचार्य जो चाणक्य हैं इनका पीरियड पूछता है तो वो आपको ध्यान में रखना है 375। तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, दोबारा से इकोनॉमिक्स में वापस आ जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य को इंडिया में भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, या अर्थशास्त्र का जनक इंडिया में किसको माना जाता है? आचार्य चाणक्य को माना जाता है, जो कि क्या थे? एंशिएंट इंडियन टीचर थे, ऑथर थे, फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे और रॉयल एडवाइजर, ठीक है। ही इज नोन एज द जनक ऑफ अर्थशास्त्र ऑल ओवर द वर्ल्ड। एडम स्मिथ को माना जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें अगर हम, ठीक है, लेकिन जो भारत में अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो केवल और केवल एक राज्य के लिए लिखी गई थी, ठीक है। बिहार, पटना में इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र नामक जगह है, पटना बोलते हैं तो, ठीक है उसको।
वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उधर ही के एरिया में ही था, तो वहाँ का जो एरिया था उसमें कितनी समस्याएं हैं, ठीक है, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। डिफेंस रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड मैटर, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैटर, ठीक है, ये सारे मैटर से उसके अंदर लिखे गए थे। तो ये था कुछ बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स के बारे में। एक मिनट, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। बिल्कुल डेप्थ में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, वो वीडियो जरूर देखें, और जिसको नहीं पढ़ना है तो भाई आपको मैं क्या बोलूँ। अब हम बात करते हैं, अब का इंतजार खत्म कर देते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। अब मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, बिल्कुल डेप्थ में आपको जब वर्ड समझ आ दिए हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करेंगे हम। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय होता है इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी अभी आपको, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्या क्या बताई थी, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अभी बताया था ना। जो रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, इसी से संबंधित समस्याओं को क्या बोला जाता है, आर्थिक समस्याएं बोला जाता है। द प्रॉब्लम रिलेटेड विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है, जो सीमित संसाधनों से संबंधित समस्या होती है, उसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी ये सब वर्ड यूज किए हैं, उससे पहले ही मैंने ये सब आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इन विच, जिसके अंदर वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों का अध्ययन करते हैं, एंड देयर सॉल्यूशन, और उनके समाधान भी ढूंढते हैं। केवल प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं पढ़ते, उनके समाधान भी ढूंढेंगे हम उसमें, ठीक है। और ये कितने लेवल पे, ये 2 लेवल पे पढ़ते हैं हम, एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स पर हम इनको पढ़ेंगे, 2 स्तर पर हम इनको पढ़ेंगे। पहला एट एन इंडिविजुअल लेवल, एक व्यक्ति के स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ेंगे आप इसको, व्यक्तिगत स्तर पर, और दूसरा एट होल इकोनॉमी लेवल पर, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेक्चर पहले ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इकोनॉमी के ऊपर होगा, ठीक है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम जो है इसको पढ़ते हैं। तो 2 लेवल पे हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें, या ऐसा विषय है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों व इनके समाधानों का अध्ययन 2 स्तर पे करते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर। इसीलिए जब हम 2 लेवल पे इसको पढ़ते हैं, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम इसको लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के प्रकार, या पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हो, या शाखाएं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति के स्तर पे पढ़ते थे और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे पढ़ते थे। तो ये 2 डिवीजन इसी कारण से हुए, ठीक है। तो कि प्रॉब्लम्स तो एक व्यक्ति भी फेस कर रहा है और पूरा देश भी फेस कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। ये भी एक ग्रीक वर्ड से ले गया है, माइक्रो, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उससे माइक्रो को लिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था, सारे के सारे ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा है मैंने कि जब हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों और उनके समाधानों का अध्ययन किस लेवल पे करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, एक व्यक्ति के स्तर पे करते हैं, देन वी कॉल इट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तब हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, जब हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों और उनके समाधानों का अध्ययन किस स्तर पे करते हैं, एक व्यक्ति के स्तर पे करते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसे अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हिंदी वाले लिख लेना भाई, वीडियो पॉज करके और पीछे करके थोड़ा सा दोबारा से लिख लेना इसको। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना। वी स्टडी द प्रॉब्लम्स लाइक इंडिविजुअल डिमांड,
जैसे कि कोई एक व्यक्ति की मांग है, व्यक्ति के पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या चीज़ों को डिमांड कर रहा है, ठीक है, और कितनी सप्लाई हो रही है, एक व्यक्ति के लिए कितनी सप्लाई हो रही है। तो व्यक्तिगत डिमांड और व्यक्तिगत सप्लाई जो होती है, इस ऐसी प्रॉब्लम्स को हम इसमें पढ़ते हैं। साथ साथ में पर कैपिटा इनकम हो गया, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगर स्टडी किया जाएगा देश में कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, तो कम क्यों है, इसके लॉजिक ढूंढे जाएंगे और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो प्रति व्यक्ति आय जैसे मुद्दे जो हो गए, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर जो हो गया, उपभोक्ता का क्या बिहेवियर रहता है अर्थव्यवस्था में, या एक उत्पादक जो होता है उसका कैसा बिहेवियर रहता है जब चीज़ें हाई हो जाती है। जैसे आजकल टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, तो एक कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर रहेगा, वो खर्चेगा नहीं, उसको कम खर्च करेगा टमाटर के ऊपर। कौन डिमांड कर रहा है, जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है और पुअर क्लास है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। इन्हीं को देख देख के पॉलिसीज बनाई जाती हैं या थ्योरीज बनाई जाती हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, ठीक है। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांड वाला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऐसे ही सप्लाई भी चैप्टर है, कॉस्ट भी चैप्टर है। ये सारे टॉपिक्स जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस के हम अंदर ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इसमें शामिल होती हैं और किस तरीके से वो कॉस्ट को कम रखा जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो पाए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हम जो हैं जो एक व्यक्ति के स्तर पे पढ़े जाते हैं, एक व्यक्ति का भला करने के लिए पढ़े जाते हैं, उसकी समस्याओं को देखने के लिए पढ़े जाते हैं, तो उस अर्थशास्त्र को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन एट एन इंडिविजुअल लेवल वी कॉल इट माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम आर्थिक समस्याओं, मुद्दों का अध्ययन और उनके समाधानों का अध्ययन एक व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ते हैं, तब हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जो वर्ड है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा मतलब ये पूरे बड़े लेवल पे की जाएगी, पूरे देश के लेवल पे की जाएगी, पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पे की जाएगी, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, दो स्तर पे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को, ऐसी समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर। जब व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ते हैं तब हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, देखो समय से वर्ड जो आ रहा है ना, समष्टि मतलब पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था, से समझ जाना आप, और व्यक्ति में व्यय आता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किस लेवल पे पढ़ा जाता है, एक व्यक्तिगत स्तर पे, और समष्टि में से वर्ड आ रहा है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे कौन सा अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है। हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही ईजी है, इंग्लिश में माइक्रो और मैक्रो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ऐसे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। तो बहुत ही छोटी सी बात है ये तो अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज, डेफिनेशन को बहुत ही ईजी कर दिया है मैंने बिल्कुल, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन लर्न कर ली तो ये आपको ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या हमने एक व्यक्ति के स्तर पे डाला था, यहाँ पे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था डाल देंगे, ठीक है। When we study economic problems or issues and their solution at whole economy level, देखा यहाँ पे कि हम जब ऐसी आर्थिक समस्याओं या मुद्दों और उनके समाधानों का अध्ययन पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पे करें, पूरे देश के लेवल पे करें, देन वी कॉल इट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र में कैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं उनका भी आपको साथ साथ में एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रटवा नहीं रहा, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी प्रॉब्लम्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र, ठीक है। संपूर्ण लिख लीजिए आप, संपूर्ण मांग, संपूर्ण मांग का मतलब पूरे देश में क्या क्या डिमांड की जा रही है, किस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है, क्या उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड जैसे कि रोजगार की डिमांड की जा रही है, और भी चीज़ों की डिमांड की जाती है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं जितने भी मार्केट में बनते हैं, सबकी डिमांड की जाती है, और क्या उसको हम पूरा सप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और वहाँ पे हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम, और इधर क्या था, इंडिविजुअल डिमांड देखी जा रही थी, यहाँ पे देखी जाएगी एग्रीगेट डिमांड मतलब संपूर्ण देश की डिमांड, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई देखी गई थी, यहाँ पे संपूर्ण पूरे देश की जो है एग्रीगेट सप्लाई को देखा जाएगा। वहाँ पे हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में
पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम हमारी कितनी है, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कितनी है। अगर वो कम है तो क्यों कम है, उसके लॉजिक ढूंढे जाते हैं, उसके रीजंस ढूंढे जाते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट फिर बजट बनाती है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मनी सप्लाई हो गई कि कंट्री में मनी सप्लाई कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, महंगाई ज़्यादा हो रही है तो किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रोक दिया जाए, और मंदी की स्थिति है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए। और बैंकिंग व्यवस्था, पूरे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है, पैसे कैसे छापे जाते हैं, बैंकिंग किस प्रकार से लोन देगी, क्या क्या शर्तें रहती हैं, कितने टाइप्स की बैंक रहते हैं, बैंक का क्या काम होता है एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में, ये सारे टॉपिक्स जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स, केवल कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो दीज आर इनफ फॉर डेफिनेशन के लिए, तो ये इनफ है, आप डेफिनेशन में इन सबको मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आई होगी। इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, जब हम एक व्यक्ति के स्तर पे इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो क्या होता है, जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे अध्ययन करते हैं। बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों व उनके समाधानों का अध्ययन एक व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब हम आर्थिक समस्याओं या मुद्दों और उनके समाधानों का अध्ययन एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे करते हैं तो ऐसे अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये टॉपिक्स मैंने लिख दिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स को हमने डिफाइन कर लिया, तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स। आप किसी भी लेवल पे पढ़ो, चाहे अभी आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आगे जाके ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक ये वर्ड्स यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को ईजी लगने के लिए, ईजी आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए ये वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए। अगर ये वर्ड्स आपको क्लियर कट पता है तो आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है यहाँ पे बहुत ही बार आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। तो कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर इज ए पर्सन, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करता है। किस लिए करता है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है। हम सब क्या हैं, कंज्यूमर हैं, और हम अपनी इच्छाएं जो हैं, अपनी आवश्यकताएं जो हैं, उनको पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं। जैसे आप टीचर की सर्विस ले रहे हो, पुलिस की सर्विस लेते हो, वकील की सर्विस लेते हो, एक गाड़ी वाले की सर्विस लेते हो, ये तो सर्विसेज हो गई। इसको आप कंज्यूम नहीं करोगे, इसको यूज करोगे, इसका प्रयोग करोगे, ठीक है। तो कोई वस्तु हो गई, डेली घर में कुछ ना कुछ सामान आता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप स्कूल्स के लिए, हर चीज के लिए कोई ना कोई वस्तु का कंज्यूम करते ही रहते हो, ठीक है। तो आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वस्तु को कंज्यूम कर रहे हो, उपभोक्ता हो, ठीक है। तो आई होप आपको उपभोक्ता अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं, जो चीजों का प्रोडक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो चीजों को उत्पादित करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो करता है, बनाता है, उनको क्या बोलते हैं, हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। और जो उसको उपभोग करता है, जो उसको यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा जब कोई कंज्यूमर नहीं रहेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा जब कोई प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा, तो कोई चीजें बनाने वाला, कोई वस्तु बनाने वाला, कोई सर्विस देने वाला नहीं रहेगा। तो ये दोनों इकोनॉमी के मेन रनर है, ठीक है। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है ये इन्हीं दोनों के कारण चलती है, ठीक है, प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर के कारण, ठीक है। ये चीज़ों और वस्तुओं को बनाता है, और वो चीज़ों और वस्तुओं को, वस्तु बोल रहा मैं, वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है ये, और वो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कारण ही ऐसा जो अर्थव्यवस्था है वो चलती रहती है, ठीक है। और ये बदले में पैसे दे देते हैं उनको, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को देख लेते हैं हम। ए प्रोड्यूसर इज ए पर्सन, प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं सेवाओं को प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादित करते हैं। किस लिए करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। ये पर्पज बताना जरूरी है, पैसे कमाने के लिए, फ्री में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पैसे कमाने के लिए, जो फ्री में कर रहा है वो प्रोड्यूसर नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में अलग लैंग्वेज यूज करनी है आपको, ठीक है। तो अलग ही सेंस में इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर कोई फ्री में कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर नहीं कहलाएगा,
ठीक है। तो उत्पादक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धन कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो उत्पादक क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेगा, जैसे चेयर बना दी, पेन बना दिया, रजिस्टर बना दिया, रोड बना दिए, ठीक है, कुछ भी बना रहा है, या सेवाओं का उत्पादन करेगा, सेवा देगा कुछ, जैसे मैं टीचर हो गया तो मैं टीचर की सेवा दे रहा हूँ, ड्राइवर हो गए, बैंकर्स हो गए, लॉयर हो गए, ये सब क्या है? सेवा दे रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तो सेवा देने वाले और वस्तु बनाने वाले दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। और हम दोनों को कंज्यूम करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। तो ये थे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में। अब हम देखते हैं तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक्स में। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। और ये बाय मिस्टेक जो है 2 बार लेके आया है, तो इसको आप इग्नोर करना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद एन एम ऑफ अर्निंग मनी, ऐसी सभी क्रियाएं जिनका एम क्या होता है, जिनका लक्ष्य क्या होता है? अर्निंग मनी, पैसे कमाना, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी सभी क्रियाओं को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है, आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना हो उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि टीचिंग हो गया, पुलिस भी पैसे कमाने के लिए काम करती है, लॉयर हो गए, जितने भी ड्राइवर हो गए, बैंकर्स हो गए, जितने भी टाइप्स के काम होते हैं, चाहे लेबर हो, ठीक है, ये सब क्या किस लिए किए जा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन विद एन एम ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रियाएं। यहाँ पे लगा लेना क्रियाएं। तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? देखते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन विद एन एम ऑफ अर्निंग मनी। तो ऐसी सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, बट आर डन फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, धन कमाने के लिए नहीं, अपनी मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को बोला जाता है दीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी क्रियाओं को क्या बोला जाएगा? गैर आर्थिक क्रियाएं बोला जाएगा। तो हिंदी में देखो, वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में 2 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, उनको आर्थिक क्रियाएं। दूसरा जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है। गैर आर्थिक में क्या क्या शामिल होगा? जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं, जैसे कि जागरण करवाना, भंडारा करवाना और दान देना, इन सभी का उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं है बल्कि मन की संतुष्टि प्राप्त करना है। तो आई होप आपको ये शब्द टर्म्स जो हैं इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको नोट डाउन कर लेने हैं और लर्न करने हैं।